केंद्र सरकार का धन्यवाद और साधुवाद भी, क्योंकि कोचिंग सेंटरों को लेकर जो काम जम्मू कश्मीर की सरकार को या अलग अलग राज्य सरकारों को या केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों को करना चाहिए था, वो काम केंद्र सरकार ने किया है। और इसके लिए एजुकेशन मिनिस्ट्री को जबरदस्त बधाई, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर जब भी मैंने बात की, मैंने आपको कोचिंग सेंटरों को लेकर, आपने मुझे सुना भी होगा ये शिकायत करते हुए कि कोचिंग इंस्टीट्यूट सर्दियों में भी खुले और कमाल गर्मी में जब स्कूल बंद, जब सब कुछ बंद, तब भी कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले हैं। और दूसरी बड़ी बात, आप एक दुकान पर सामान खरीदने के लिए जाते हैं, आप पैसा देते हैं, पैसा देने के बाद आप ये ताकत रखते हैं कि अगर सामान दुकान पर आपको ठीक नहीं मिला, आप दुकानदार से सामान देकर पैसा वापस ले सकते हैं। ये ताकत आप रखते हैं। आप सामान लेते वक्त तय कर सकते हैं कि मैं खरीदूं या नहीं खरीदूं। लेने के बाद भी आप हक रखते हैं कि आप दुकान पर जब जाएंगे तो उस सामान में जो कमी कमजोरी आपको महसूस हुई है वो आप बताएंगे। लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूटों का आलम बिल्कुल अलग है। जिस समय आप अपने बच्चे के एडमिशन कराने के लिए जाते हैं, क्या आवभगत होती है। पानी का गिलास, कॉफी का कप, आप चाय पिएंगे या कॉफी, उसके बाद कॉफी के साथ में बिस्कुट भी आ जाएंगे और बड़ी आवभगत होगी। और उस आवभगत के बाद जब आप अपने बच्चे को उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिट करते हैं, एडमिशन लेने के बाद आपके बच्चे का फर्स्ट सेम हुआ, उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, लेकिन आपको कोई हक नहीं है कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर यह कहने का कि जनाब मैंने आपको इतने लाख रुपए दिए लेकिन उसके बावजूद मेरे बच्चे का रिजल्ट कोई नहीं आया। कई मां बाप अपने बच्चे को कोटा छोड़ते हैं, वहां कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस अलग और जो जहां किराए पर बच्चा रहता है उस किराए को अलग से झेलते हैं। लेकिन अगर उसके बावजूद उनका बच्चा इम्तिहान क्वालिफाई नहीं करता, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट को सवाल पूछने का हक नहीं रखते। पिछले दिनों मैंने यह भी कहा, जब छुट्टी 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 का शोर मचा हुआ था, तब भी मैंने यह कहा कि अगर छोटे छोटे बच्चों को सुबह मां बाप या शाम के वक्त में मां बाप ठंड और कोहरे के बीच में के बावजूद कोचिंग इंस्टीट्यूट छोड़कर आते हैं और उसके बाद वहां से वापस लेने चले जाते हैं, तो फिर मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि वो मां बाप कैसे हक रखते हैं कि वो ये कहें कि स्कूल बंद रहने चाहिए जी, क्योंकि ठंड बहुत है। ठंड कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी लगती है, ठंड आपको ट्यूशन सेंटर पर भी लगती है, लेकिन ट्यूशन सेंटर की ठंड आप बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन स्कूल की ठंड आप बर्दाश्त नहीं करते। ठंड लगे तो सब जगह लगे, ना लगे तो किसी जगह ना लगे, कानून तो यह होना चाहिए। लेकिन साधुवाद एजुकेशन मिनिस्ट्री को, उन्होंने जो गाइडलाइंस निकाली हैं, और मैं गुजारिश करूंगा जम्मू कश्मीर की सरकार के मुख्य सचिव अटल डुल्लू को कि आप इन गाइडलाइंस को फौरन इंप्लीमेंट जम्मू कश्मीर में करवाएं। कोचिंग इंस्टीट्यूटों को मौका न दें कि वो फौरन अपना वो सिलसिला बनाना शुरू कर दें और एक प्रेशर बिल्ड करना शुरू कर दें सरकार के ऊपर कि जनाब ये तो चलेगा नहीं। क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो गाइडलाइन आई है वो ये है कि आप 10th क्लास से पहले आप बच्चे को कोचिंग के लिए नहीं बुला सकते, यानी 10th तक आप बच्चे की एडमिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं कर सकते हैं। बहुत काबिल तारीफ फैसला है, बधाई के पात्र हैं एजुकेशन मंत्री अगर उन्होंने जो ये फैसला किया है। मां बाप नाराज होंगे, सिस्टम के लोग नाराज होंगे, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले नाराज होंगे, लेकिन यकीन मानिए ये फैसला जो आपने किया है सूझबूझ के साथ, और ये फैसला ऐसा है जो एजुकेशन सिस्टम को बदलने का काम कर सकता है। वाकई 10th क्लास तक किसी भी बच्चे को कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल करने की इजाजत कोचिंग इंस्टीट्यूट को नहीं मिलनी चाहिए, यही कहा गया है गाइडलाइंस में। पहली बात, गाइडलाइंस में यह कहा गया है कि एक तो आप ग्रेजुएशन जिन्होंने की है, ग्रेजुएशन के ऊपर वाले जितने भी अवेलेबल लॉट आपके पास है उसमें से आप टीचर्स एंगेज करेंगे। आप कोई धोखा देने वाला वादा, गारंटी रैंक की या अच्छे नंबर आ जाएंगे, ये ना पेरेंट्स को करेंगे आप ऐसा कोई वादा, ना स्टूडेंट को करेंगे ताकि वो आपको कोचिंग सेंटर में आ जाए। मैंने कहा ना, कोचिंग सेंटर में लाने का झांसा कमाल का है। जनाब हम फलाने वाला हैं, आप इधर आ जाइए, आपके बच्चे को कमाल का मैथ आ जाएगा, आपके बच्चे को कमाल की फिजिक्स आ जाएगी, आपके बच्चे को कमाल की केमिस्ट्री आ जाएगी, और हम भी चले जाते हैं और हम भी कहानी गा के आ जाते हैं कि जनाब देखिए आपका बच्चा यहां एनरोल होगा तो कमाल करना शुरू करेगा। ये वादे ना करें आप। एक टीचर के लिए अगर उसकी क्लास में 100 बच्चे हैं तो वो काबिल और लायक बच्चों को और अच्छा कर सकता है, कुछ बच्चों को बेहतर कर सकता है। लेकिन अब अगर वो ये क्लेम करे
कि जिस बच्चे की क्षमता ही नहीं है या जिस बच्चे में कैपेबिलिटी नहीं है मैथ को अंडरस्टैंड करने की, वो उसको भी मैथ पढ़ाएगा, तो फिर वो, क्योंकि हमारे यहां दिक्कत बेसिकली ये है मां बाप की खास तौर पर, आपका बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, आप उसको इंजीनियर देखना चाहते हैं। आपके बच्चे की पेंटिंग में इंटरेस्ट है, आप उसको सोशियोलॉजी पढ़ाना चाहते हैं। आपके बच्चे का किसी और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, आप कोई और सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं। तो ये जो सब्जेक्टों का खेल आपका है, इस सब्जेक्टों के खेल को लेकर ये अंडरस्टैंडिंग मां बाप में जब आए कि हमारे बच्चे का इंटरेस्ट कहां है, हम उसको वहीं भेजेंगे, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ दौड़ना लोग कम कर देंगे। अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर से एक्सपेक्टेशन लोगों की कम हो जाएगी। लेकिन मां बाप को पता ही नहीं होता हमारे बच्चे के दिल में चल क्या रहा है। वो उठा के उसको कहते हैं मेडिकल पढ़, वो उठा के किताब देते हैं फिजिक्स पढ़, मैं डॉक्टर नहीं बना तू डॉक्टर बन, मैंने सिविल सर्विस नहीं की तू सिविल सर्विस कर, मैं खुद इंजीनियर नहीं बना तू इंजीनियर बन, मैं दुकानदार रह गया तू डॉक्टर बन। लेकिन ये इसके लिए टटोलना है आपने अपने बच्चे के मन को। लेकिन हम एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम में हैं जहां टीचर के ऊपर प्रेशर है रिजल्ट का, और कोचिंग वाले के ऊपर कोई प्रेशर नहीं। वो पैसे लेने के बावजूद भी उसे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अब कोचिंग इंस्टीट्यूटों को लेकर जो गाइडलाइंस आई हैं, एक तो इसमें यह कि क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए, दूसरा आप कोई हवाई फायर नहीं मारेंगे, आप ये हवा में जो कहानियां किससे करते हैं ये किससे नहीं करेंगे, कोई वादा नहीं करेंगे, और तीसरा ये कि आप 16 साल से कम उम्र के बच्चे एनरोल नहीं करेंगे और आप बच्चों की एनरोलमेंट 10th क्लास के बाद ही करेंगे। उसके बाद आप कोई एडवर्टीजमेंट जिसमें आप कोई क्लेम करें डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि हम क्वालिटी कोचिंग देते हैं या हम फैसिलिटीज ऑफर करते हैं, उसके बाद ये कि आइए जी यहां पर पढ़िए फिर ऐसा रिजल्ट आएगा फिर ये होगा फिर वो होगा, ये किससे आप नहीं करेंगे। उसके बाद आप बी रजिस्टर्ड इफ इट हैज लेस देन मिनिमम स्पेस रिक्वायरमेंट पर स्टूडेंट। आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर बच्चे के लिए स्पेस कम है वो रजिस्टर भी अब नहीं होगा। किसी ट्यूटर की आप सर्विस हायर नहीं करेंगे, किसी शख्स की सर्विस हायर नहीं करेंगे जिसका व्यवहार ठीक ना रहा हो, जिसके खिलाफ ऑलरेडी मामले बने हुए हों, उसको अब आप अपने यहां टीचर नहीं लगा सकते। और उसके बाद गाइडलाइंस के मुताबिक काउंसलिंग का अगर आपके पास प्रावधान नहीं होगा तो आपकी रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगी। नो कोचिंग सेंटर शैल बी रजिस्टर्ड अनलेस इट हैज काउंसलिंग सिस्टम एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस गाइडलाइन। इस गाइडलाइन के मुताबिक अगर आपके पास काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है, यानी बच्चा परेशान है, मानसिक तौर पर बच्चे के ऊपर दबाव है, उस दबाव से बच्चे को बाहर निकालने के लिए आपको काउंसलर रखना है। बच्चे की काउंसलिंग करे, उसे बताए कि, और उसके बाद ईमानदारी से बताए। ये भी बड़ा अफसोस है मुझे कि जिन्हें कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले काउंसलर हायर करते हैं उनको तनख्वाह लेनी होती है कोचिंग इंस्टीट्यूट से। वो किस्सा वो वाला गाते हैं बच्चे के साथ जो कोचिंग इंस्टीट्यूट को सूट करता हो। वो वाली कहानी नहीं गाते जो कहानी बच्चे को सुनानी चाहिए कि बेटा अगर आपका साइंस में इंटरेस्ट नहीं है आप आर्ट्स के फील्ड में चले जाइए, बेटा अगर आपका मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है आप कोई और फील्ड चुनिए, आप क्यों साइंसेस के पीछे ही पड़े हैं। इस तरह का सूझबूझ, इस तरह का सुझाव देने वाला काउंसलर चाहिए जो ईमानदारी के साथ बच्चे की मेंटल फैकल्टीज को और उसकी काबिलियत, उसकी जहानत को ध्यान में रखकर जो उसे काउंसलिंग दे। इस तरह के काउंसलर चाहिए, उस तरह के काउंसलर नहीं कि तनख्वाह मिल रही है कोचिंग इंस्टीट्यूट से तो जो वो कहेंगे वही कहानी हम आगे सुनाएंगे। उसके बाद यह भी कहा गया है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास वेबसाइट होगी जिस वेबसाइट पर ट्यूटर का, कोर्स का, करिकुलम का, ये तमाम डिटेल्स वहां पर रहेंगी और तमाम कानून, रूल्स एंड रेगुलेशंस और उसके अलावा सेपरेट रजिस्ट्रेशन जो लोकल जुरिस्डिक्शन के मुताबिक करनी हो, इन तमाम चीजों का पालन जो है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट को करना पड़ेगा। इसमें यह भी कहा गया कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। फिर फीस को लेकर भी ये बहुत अच्छा प्रावधान कि फीस को लेकर ये कहा गया कि अलग अलग कोर्सेज की, अलग अलग कैरिकुलम की जो फी है वो फेयर होनी चाहिए और रीजनेबल होनी चाहिए और आपको रसीद भी देना होगा। दूसरा ये कहा गया है कि प्रोस्पेक्टस वो देना, वो तो जाहिर सी बात है प्रोस्पेक्टस तो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बड़े मोटे मोटे तैयार करके रखते हैं। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, किसी स्टूडेंट ने अगर कोर्स की फीस पूरी दे दी है, मान लीजिए 50,000 रुपये कोर्स की फीस है, बच्चे ने दे दी, लेकिन 1 साल के पीरियड का अगर कोर्स था और 6 महीने के अंदर अंदर अगर बच्चा वो कोर्स छोड़ देता है तो कोचिंग इंस्टीट्यूट को यह कहा गया है कि जो रिमेनिंग पीरियड है, जो बचा हुआ पीरियड है,
प्रो राटा बेसिस पर आपको फीस इस बच्चे को वापस करनी होगी। यह आदेश भी जो है वो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने दे दिए हैं। और आगे यह भी कहा है, अगर बच्चा किसी हॉस्टल में रह रहा है कोचिंग इंस्टीट्यूट के, तो हॉस्टल फीस, मेस चार्जेस, जो कुछ उसने डिपॉजिट किया है वो सारा आपको वापस करना पड़ेगा। और जब कोर्स चल रहा हो, कोर्स के दौरान आप फीस नहीं बढ़ा सकते। जिस फीस पर आपने स्टूडेंट को अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिया है, आप उसी फीस पर काम करेंगे। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी गाइडलाइंस आ गई हैं कि कितना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। अब आप छोटे से वो मुर्गे के डरबे में बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। अब आप एक छोटा सा कमरा कहीं पर बनाकर उसके अंदर 100 बच्चे क्या कहते हैं जो आप भर देते हैं, आप वो नहीं कर सकते। और आपकी लिमिटेशन भी 50 बच्चे तक कर दी गई है। उसके बाद क्लासेस को लेकर भी कहा गया है कि आपको तमाम क्लासेस टाइम पर पूरी करनी होंगी। और एक और चीज कही गई है, डमी स्कूल वाला किस्सा भी नहीं चलेगा कि आप बेईमानी करते हैं सिस्टम के साथ। बच्चे का एडमिशन किसी सरकारी स्कूल में, बच्चे का एडमिशन किसी प्राइवेट स्कूल में, और ऐसा प्राइवेट स्कूल जो पैसे लेता है और बच्चे को कहता है ठीक है आप जाके कोटा पढ़ाओ, आप जाओ आकाश में पढ़ो, आप जाओ फ्लाइंग इंस्टीट्यूट में पढ़ो, वो नहीं होगा। और उसके बाद फेस्टिवल्स, जब त्योहार आते हो तो त्योहार के टाइम में कोचिंग इंस्टीट्यूट को जो है कस्टमाइज लीव देनी होगी। मतलब अगर ईद है तो आपको ईद के दिन लीव देनी पड़ेगी, दिवाली है दिवाली के दिन आपको छुट्टी देनी पड़ेगी। आप ये नहीं कर सकते आप कि जनाब हमारी तो क्लासेस हैं आपको आना पड़ेगा, ये कहानी नहीं चलेगी अब। उसके अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज के लिए भी कहा गया है। और यह भी कहा गया है कि कोचिंग सेंटर shall conduct coaching classes in a way that it is not excessive for a student and it should not be more than 5 hours in a day and the coaching hours should neither be too early in the morning not too late in the evening। मैं कहता हूं ये एजुकेशन मंत्री जो हमारे देश के हैं, खुद का मुझे लगता है उनका एक्सपीरियंस है ये, इसीलिए वो जानते हैं कि कड़ाके की ठंड में सुबह सुबह बच्चों को कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है कि बाहर खड़ा कर दिया जाता है। रात को 11 बजे तक क्लासेस लग रही होती है। ऐसा होगा नहीं। अब आपको 5 घंटा पढ़ाना, 6ठा घंटा आपको पढ़ाने की इजाजत नहीं है। और वो भी आपको ना बहुत जल्दी सुबह और ना ही क्या कहते हैं बहुत देर रात को। और नंबर 2, स्कूल की क्लासेस के बाद आप कोचिंग कराएंगे। ये ना आप बच्चों का स्कूल बंद कर दो, कोई बात नहीं हमारे यहां के इंस्टीट्यूट आ जाओ आप, ये नहीं चलेगा। और ये इसलिए भी अच्छा है कि वो सरकारी स्कूल और वो सरकारी स्कूलों के अध्यापक जो दावा करते हैं कि हम बहुत बेहतरीन तालीम देते हैं, आपको मौका मिल रहा है। अब बच्चे पूरा टाइम आपके पास स्कूल में रहेंगे, पढ़ाइए, करिए उनको कोचिंग इंस्टीट्यूट से दूर, और आप कर सकते हैं। और मैं बड़े यकीन के साथ कह रहा हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो लेक्चरर स्कूल एजुकेशन विभाग के पास हैं, काबिल तरीन और बेहतरीन लेक्चरर, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, इन सब्जेक्ट्स या कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए आप, हर सब्जेक्ट में उस्ताद जो है वो पढ़ाने वाला बहुत बेहतरीन है। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो रिक्रूटमेंट करी, कमाल की रिक्रूटमेंट की है। लेकिन काश वो उसी ईमानदारी के साथ पढ़ाना शुरू करें। कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर भी कोचिंग इंस्टीट्यूटों को बाकायदा ये कह दिया गया है कि कितने स्टूडेंट्स आप जो है एक बैच में एनरोल करेंगे, वो भी बता दिया गया है। यह भी कहा गया है कि आप हेल्दी टीचर स्टूडेंट रेशियो रखेंगे। और कोचिंग सेंटर को लेकर मैंने कहा पहले कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को आप एडमिशन नहीं दे सकते। 10th क्लास तक के बच्चों को आप एडमिट नहीं कर सकते। और उसके बाद ये भी आपको जो है स्टूडेंट को बताना पड़ेगा कि इम्तिहान कितना मुश्किल है, सिलेबस कितना मुश्किल है और प्रिपरेशन कैसे करनी है। ये वो तमाम चीजें वैसे कोचिंग इंस्टीट्यूटों के पास ये तमाम चीजें ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बोलते ही हैं। काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट की सपोर्ट, कंपटीशन एकेडमिक प्रेशर के चलते कोचिंग इंस्टीट्यूटों को कहा गया है कि मानसिक संतुलन बच्चों का ठीक रहे, उनके मनस पे कोई ज्यादा असर न पड़े, काउंसलर्स का और साइकोलॉजिस्टों की आप मदद लें। यह भी कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा काउंसलर्स और एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो आपके यहां होने चाहिए। उसके बाद ट्यूटर को भी कहा गया है कि वो भी मेंटल हेल्थ इश्यूज को लेकर ट्रेनिंग उनकी भी करवाई जानी चाहिए। और उसके अलावा इंक्लूसिविटी और एक्सेसिबिलिटी को लेकर हर समुदाय, हर वर्ग विशेष, हर धर्म, हर जात का बच्चा जो आपके यहां पढ़ना चाहिए, आप किसी को मना नहीं कर सकते हो। रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि अगर आप
किसी भी जगह इन गाइडलाइंस की वायलेशन करते पाए गए तो पहले इंस्टेंस में 25,000 रुपया जुर्माना, दूसरा जुर्म करने पर 1,00,000 रुपया जुर्माना, और तीसरी शिकायत अगर आपके खिलाफ आती है तो आपकी रजिस्ट्रेशन गई और आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट पर लगेगा ताला। तो कोचिंग इंस्टीट्यूटों को लेकर जो केंद्र सरकार ने एक पहल की है, इसके लिए केंद्र सरकार को बहुत बधाई। लेकिन वो मां बाप जो मुझे इस समय देख रहे हैं, एक छोटी सी कहानी आपको जरूर सुनाऊंगा। सीबीएसई के एक बच्चे ने टॉप किया। उस बच्चे के टॉप करने के बाद हम उसका इंटरव्यू करना चाहते थे। किसी ने हमें कहा कि यह बच्चा त्रिकुटा नगर से जब आप सत्यम रिजॉर्ट की तरफ निकलते हैं तो आपने रास्ते में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट देखे होंगे। इन्हीं कोचिंग इंस्टीट्यूटों में कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम है कोटा। हम वहां पहुंचे। पहले तो समझ ही नहीं आई कि यहां मिलना किससे है। उसके बाद एक भाई साहब बाहर आए, उन्होंने कहा जी कि ऐसा है कि आज आपकी बच्चे से बात नहीं हो पाएगी। मैंने कहा भाई आप तो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, आपका और बच्चे का कोई लेना देना नहीं, आप तो दुकान है, दुकान पर उन्होंने सामान खरीदा। अब हम उससे बात करें ना करें ये उसके मां बाप तय करेंगे। स्कूल भी तय नहीं कर सकता, बिकॉज स्कूल इज अगेन अ कमर्शियल इंस्टीट्यूशन। फॉर मी इट इज अ कमर्शियल इंस्टीट्यूशन। स्कूल के मालिकान कह सकते हैं कि जी हम कमर्शियल नहीं हैं, हम सेवा कर भाव से हमने स्कूल खोले। किसी ने सेवा भाव से स्कूल नहीं खोला है। लाइफस्टाइल जो जिंदगियां बेहतरीन गुजार रहे हैं स्कूल के मालिकान, वो इसीलिए गुजार रहे हैं क्योंकि स्कूल कमाई का जरिया है। कोई इसको कहे कि हम लोक सेवा करने के लिए हमने ये खोला हुआ है, मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं। अब आगे मजेदार बात आप सुनिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट कहता है कि जनाब आप बच्चे से नहीं मिल सकते। मैंने कहा जनाब क्यों, किस लिए नहीं मिल सकते? उन्होंने कहा जी कि बच्चे से हमारी बात हो गई, वो कह रहा कि वो कल आएगा, कल बात करेगा। मैंने कहा मालिक नहीं है आप बच्चे के, आप उसके घर का एड्रेस दीजिए और कहानी खत्म कीजिए। आपका रोल लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड है। बच्चा आपका गुलाम नहीं है, ना बच्चे के मां बाप आपके गुलाम है। आप एक दुकान चलाते हैं, दुकानदार की तरह बिहेव करिए। आपको बच्चे का मैनेजर बनकर बिहेव करने की या बच्चे का केयरटेकर बनकर बिहेव करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, उसके बाद हमारी बच्चे से मुलाकात हुई, हमने उसका एक बड़ा खूबसूरत इंटरव्यू किया। लेकिन मैं आपको यह बता रहा हूं कि यह कोचिंग इंस्टीट्यूटों का हाल है। एक और भाई साहब का कोचिंग इंस्टीट्यूट है। उन्होंने कहा जी कि आप आइए जी, हमारे फलां बच्चे जो हैं वो टॉप कर गए हैं, तो हमने उनका इंटरव्यू कराना है। मैं जब गया तो मैंने कहा जी कि कहां हैं बच्चे? तो उन्होंने कहा नहीं जी, पहले आप एक काम कीजिए, पहले बाहर जो ढोल नगाड़ा बज रहा है पहले आप इसकी वीडियो लीजिए। मैंने कहा अच्छा। फिर उसके बाद आप मुझसे बात कीजिए। मैंने कहा अच्छा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जब आप मुझसे बात कर लेंगे फिर आप जो टीचर उसके पढ़ाने वाले हैं उनसे बात कीजिए। मैंने कहा अच्छा। उसके बाद जाकर आप बच्चे से बात करेंगे। हालत देख लीजिए आप कि पत्रकारों का भी हाल यह हो गया है कि हमारी स्क्रिप्ट भी एक ट्यूटोरियल का मालिक तय करता है कि हम क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। हमने मना कर दिया। हमने कहा भाई हम तो ये काम करते नहीं, स्क्रिप्ट आप देंगे, कहानी हम सुनाएंगे, वो तो होता नहीं। जैसे थानेदारों को भी आजकल आदत पड़ गई है, वो भी कहते हैं स्क्रिप्ट हम देंगे, कहानी आप सुनाएंगे। हम बताएंगे आपको ड्राइविंग लाइसेंस था या नहीं था। ड्राइविंग लाइसेंस है ही नहीं, लेकिन तब भी आपको डेट ऑफ बर्थ बोल दीजिए, आप डेट ऑफ बर्थ कहकर आप जो है काम चला लीजिए। यह हालत है सिस्टम की। तो हमने कहा कि भाई ये तो मुमकिन नहीं है कि आप स्क्रिप्ट देंगे, हम तोते की तरह रटेंगे, वो तो होगा नहीं। हम तो अगर इंटरव्यू करेंगे तो सीधा बच्चे का करेंगे, आपका करने की जरूरत क्या है, किस लिए करना है हमने? तो ये जो सिस्टम बन चुका है, जहां कमर्शियल सेंटर, जहां लोगों का मकसद पैसा कमाने के अलावा कुछ नहीं है, कहते हैं वो कि हम बहुत बेहतरीन तालीम देते हैं। जनाब आप कहीं पर भी पैसा देंगे तो आपको किसी भी जगह अच्छी तालीम मिलेगी। आप एक ट्यूशन टीचर को घर पर लगाइए, अच्छा पैसा दीजिए, वो घर पर अच्छा पढ़ा लेगा आपको। तो कहने का मतलब साफ तौर पर यह कि इस एजुकेशन सिस्टम में कोचिंग इंस्टीट्यूटों को लेकर ये जो आज गाइडलाइंस बनी है, सख्ती के साथ सरकार को इन गाइडलाइंस पर तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूटों को चलने पर मजबूर करना चाहिए। और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट मना करते हैं, यकीन मानिए अगर हुकूमत वाकई वो हो जो फैसला करे, उस फैसले पर अड़िग रहे, तो ताले लग जाएं कोचिंग इंस्टीट्यूटों के ऊपर, अगर वो इन गाइडलाइंस को मानते नहीं है। लेकिन होगा ये, शोर शराबा होगा, हंगामा होगा जबरदस्त।
कि जनाब देखिए मैट्रिक के बच्चे पढ़ना चाहते हैं, मां बाप कहते हैं कि हमने पढ़ाना है, तो आपको क्या तकलीफ है, सरकार को क्या है, ये होगा वो होगा, तो फिर खामोशी होगी। ऐसे ही जैसे आपको याद होगा कि सरकार ने लैंड ग्रैबरों के खिलाफ, भूमाफिया के खिलाफ ताकत के साथ एक एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव शुरू किया था। शोरगुल बहुत जबरदस्त हुआ और उस शोरगुल के फौरन के बाद वो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो ठंडे बस्ते में डाल दी गई। और अब सिस्टम में जो लोग खुद को इंपॉर्टेंट समझते हैं, जिन्हें लगता है कि हम सिस्टम में बहुत ताकतवर लोग हैं, वो सिस्टम को अपने तरीके से, अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं। और अब तो हद ये हो गई है, पत्रकारों को भी स्क्रिप्ट थमाया जाता है, थानेदार आके थमाते हैं कि ये लीजिए ये आपकी स्क्रिप्ट है। इस स्क्रिप्ट पर जो है अब आपने बात करनी है। सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। हो सकता है कुछ पत्रकार हों जो आपकी स्क्रिप्ट पढ़ने का काम करते हों। हम पहले भी नहीं पढ़ते थे, इंशाल्लाह आगे भी नहीं पढ़ेंगे। और अगर हमें महसूस होगा कि अब हम अपने तरीके से नहीं पत्रकारिता कर सकते हैं, तो हम कोई और काम कर लेंगे, मगर आपका स्क्रिप्ट नहीं पढ़ेंगे। हम ड्राइविंग लाइसेंस अगर मांग रहे हैं तो मांगेंगे, हम आपके डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर कहानी नहीं सुनाएंगे। तो इसीलिए कोचिंग इंस्टीट्यूटों को लेकर बात हो रही थी, लेकिन बात जब चलती है तो आपको पता है कि मैं एक ही बात में तमाम बातें कर देता हूं। तो कोचिंग इंस्टीट्यूटों को लेकर जो गाइडलाइंस आई हैं, इसके लिए सरकार को बधाई। और मुझे उम्मीद और तवक्का है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इन गाइडलाइंस को स्कूल एजुकेशन विभाग और हायर एजुकेशन विभाग के जरिए सख्ती के साथ ग्राउंड पर लागू करवाएं।